चलिए हिंदी शुरू करते हैं। टॉप 15 पेडागोजी का क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी काफ़ी हार्ड पूछ रहा है आजकल, तो केवल पेडागोजी करना उचित होगा। प्रथम प्रश्न है, जवाब आप लोग दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि हो जाए आप लोगों से। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहा है, ठीक है। तो भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? एक एक करके अगर राय दे रहा है तो किस आधार पर आप उनका आकलन करेंगे? तो भाषा का आप अध्यापक हैं, तो सबसे पहले आप उनका प्रवाह देखेंगे, बच्चा का प्रवाह देखेंगे, वो कितना स्पीड से बोल पा रहा है। दूसरी बात कि वो जिस चीज़ में बोल रहा है उसमें वो कितना निपुण है, विषय वस्तु निपुणता हो जाएगा। विभिन्न लेखक का कथन से कोई मतलब, लेखक से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुतिकरण की शैली, माने कैसे बोल रहा है, आप अध्यापक है तो उसकी शैली कैसी है, ये सब चीज आप चेक करेंगे, ठीक है। आकलन यही चीज का करना है, ना कि प्रसिद्ध लेखक का, विभिन्न लेखक का आकलन नहीं करना है, ठीक है। उत्तर आपका जाएगा डी पर। एक एक चीज समझिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए हिंदी का जो लेवल है बदल चुका है। निम्नलिखित में कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया, क्वेश्चन कहा पारस्परिक शिक्षण। तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, पारस्परिक शिक्षण लिख करके इसको याद कर जाइए आप सभी। पारस्परिक शिक्षण में आता है अनुमान लगाना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, तब सारांश करना, ठीक है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। तो पारस्परिक शिक्षण लिख करके लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछेगा बार बार और ये कभी नहीं बदलेगा। आंसर इसका 100% यही आंसर देगा, सेम का सेम। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में, संप्रेषणात्मक में बातचीत अध्यापक और विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। माने जहां जरूरी है उस टीचर मदद करता है और धीरे धीरे उत्तरदायित्व भी देते रहा है। तो यह अध्यापक क्या कर रही है बताए? विद्यार्थियों को दिशा संकेत की बातें नहीं है यहाँ पे, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, तो मदद वाली बात कर रहा है ना। धीरे धीरे विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व डाल रहा है, माने मदद कर रहा है। धीरे मदद की बात भी क्वेश्चन में कहा है और आंसर में भी मदद की बात कर रहा है। तो 98% तो सीटेट यही सही कर देता है, जो बात क्वेश्चन वही बात आंसर में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। तो अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो, अध्यापक विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत प्रदान करता है। संकेत प्रदान कर रहा है माने पार, ठीक है। तो यह समस्त शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रहा है? माने जहां पे संकेत दे रहा है टीचर बैठ करके, कहीं दिक्कत हो जा रहा है बोलने उलने में अंग्रेजी, तो ये क्या कहलाता है? एक प्रकार से अंतःक्रिया, ठीक है। अंतःक्रिया माने बातचीत चलने लगेगा, ठीक है। आपका उत्तर जाएगा सबसे मजेदार सी पर जाएगा। अंतःक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है, तो बातचीत वाले ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का आता है, 10 नंबर होगा क्या? देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का काफी अजीब दिया है। नीचे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन सा ऊपर बताया गया सिद्धांत पर आधारित है? अब ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा। सरब लिखित सामग्री संरचनात्मक व्याकरण के तत्वों के प्रत्यक्ष अध्यापन, ठीक है। सरब और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। सरब के बारे में अधिकांश बोल रहा है ना। तो कार्य की इस प्रकार की अभिकल्पना करना जो सूची सामग्री के संदर्भ कौशल के विकास पर केंद्रित हो, ठीक है। तो बताइए भाई, ये जितने भी पढ़े हैं वह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें होगा सामग्री आधारित निर्देश, ठीक है। सामग्री आधारित निर्देश, क्योंकि लिखा हुआ है सरब और लिखित सामग्री, सामग्री है ऊपर क्वेश्चन। 1 नंबर ऑप्शन में सामग्री है, बी नंबर ऑप्शन में सामग्री है ना भाई, 3 नंबर ऑप्शन में सामग्री है। तो जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात अगर ऑप्शन में कहता है तो 98% सही है ना। ये यहाँ भी लागू हो गया इस पर, ठीक है।
अब देखते आ रहे हैं, जितना बार बोले उतना बार सही जा रहा है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो आपको याद करना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग। सीधे लिख सकते हैं, श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग द्वितीय भाषा के अधिगम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है? तो पोर्टफोलियो से संभव है। क्रमिक लेखा जोखा की बात जैसे ही करेगा क्रमिक प्रगति, तो पोर्टफोलियो में ही पता होता है, क्रमिक रूप से रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यों की भूमिका पर बल देता है? तो कौन सा होगा? क्या बोला है? भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाई, शब्दीय इकाई लिखा हुआ, शब्द है ना, शब्द के बारे में बोला है। क्या चीज के बारे में? शब्द के बारे में। तो आप भी शब्द के ही बारे में बोलिए, शब्दकोशीय उपागम। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा डी सबसे बेस्ट। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान की पहचान करना है, इसमें कौन सा होगा? तो असमान माने सबसे अलग है। तो फर्स्ट बोला है कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास में समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। आगे पढ़िए, अर्जन के बारे में ये भी बोला है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषा निपुणता के स्वाभाविक और विकास से संबंध रखता है। अर्जन भाषा के नियम के चेतन ज्ञान पर बल देता है। गलत है। कभी भी अर्जन जो होता है ना, अचेतन होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, अर्जन जो होता है चेतन नहीं होता है, अचेतन होता है। तो ये चेतन लेकर के गलत कर दिया। अर्जन जो है वो चेतन नहीं होता है। आपका उत्तर डी पर जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को विकसित करने का प्रयास है? प्रगतिवादी की बात किया है, तो क्या होगा? स्टीफन क्रिप्सन की बात जैसे ही करेगा तो प्रकृतिवादी उपागम में आएगा। सॉरी, प्रगतिवादी नहीं, प्रकृतिवादी उपागम की बात जैसे ही आएगा वह होगा स्टीफन क्रिप्सन। तो एक नया वैज्ञानिक बना, एक नया आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ। ठीक है, एक एक चीज को समझना पड़ेगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी अब पहले जैसा नहीं रहा, इसका स्तर चेंज हो चुका है, तो इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, ये भी ठीक है। बी कहता है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान, नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। देखिए, दोनों बात आपका सही जा रहा है, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? 116 का दोनों सही है। और पर्यवेक्षण के बारे में अलग अलग कह रहा है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, समझे? आपका उत्तर जाएगा बी पर, क्योंकि चेतन के बारे में नीचा कहीं भी चर्चा नहीं हुआ है। पर्यवेक्षण के बारे में चर्चा हुआ है, लेकिन चेतन भी रहता है इसमें साथ में, बी वाले कारण वाले ऑप्शन में, तो व्याख्या करता, समझे? लेकिन यहाँ केवल बी पर ही जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न नीचे दिया है, क्या तरीका है पूछने का, देख लीजिए। प्रश्न नीचे को ऊपर बात कर रहा है, पहले नीचे पढ़िए। निम्नलिखित कोड में सही उत्तर का चयन करें। नीचा प्रश्न किया, अब ऊपर पढ़िए। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं को कर्णपटल से टकराती है और श्रवण के रूप में जानी जाती है। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि टकराएगा तो है ना, तो श्रवण के रूप में जाना जाएगा, टकरा करके आपके कानों पर सुनाई देगा। और भी कहता है कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रक्रिया देती है। ये भी बात सही है,
याद रखिएगा, संप्रेषण के दौरान, संप्रेषण माने क्या, बातचीत के दौरान श्रवण सबसे पहले मुख्य गतिविधि, माने बातचीत हो रहा है तो उसमें सबसे पहले का गतिविधि क्या है, तो सुनना। तो बातचीत में आदमी सुन में ना करेगा, तो बी भी सही जा रहा है, आपका उत्तर चला जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक होने के नाते ध्यान समझिएगा, आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। टीचर है आप, किस पर नहीं होना चाहिए। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति ठीक है, सभी को एक समान समय देना, बात सही है भाई, सबको लेके चलना है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ठीक है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग माने जाति, कोई विशिष्ट वर्ग को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो टीचर का यह गुण नहीं है कि किसी विशिष्ट वर्ग को आप आगे बढ़ाइए, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा। ठीक है, अगला है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। तो नियम का अध्ययन किस रूप में जाना जाएगा, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को फिर से पढ़े, क्योंकि हिंदी जो है डिफिकल्ट है, जिसका स्तर बदल चुका है, बार बार हम बोल रहे हैं। कह रहा है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना, ठीक है, शब्द की आंतरिक संरचना के बारे में बोला, और शब्दों को रचना में शामिल करने की नियम का अध्ययन। आंतरिक संरचना और रचना में शामिल करने का नियम का अध्ययन अगर पूछ दिया तो वह चला जाएगा रूपग्राम, आकृति मूलक में जाएगा। मतलब कि इसमें इसको लिखना कैसे है कि आंतरिक शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करना कौन सा नियम होता है, तो रूपग्राम या अति मूलक हो जाएगा आपका। शब्दों की आंतरिक संरचना की बात जैसे ही करेगा तो ये नियम चला जाएगा रूपग्राम या आकृति मूलक में चला जाएगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, शब्दों की आंतरिक संरचना या शब्दों को रचना में शामिल करना, ये रूपग्राम में जाएगा। इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा, ये काफी डिफिकल्ट है, इसलिए लिख लीजिए ताकि याद रहेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन का आता है, लास्ट है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताए। 120 लास्ट नंबर प्रश्न है, टॉप 15 प्रश्न था और काफी डिफिकल्ट तरीका ही कुछ अलग है हिंदी का पूछने का। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है भाषा का व्याकरण, समझे। तो ये काफी मजेदार आ गया कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक पूछेगा तो भाषा का व्याकरण जाएगा। ये सब पेडागोजी के अंतर्गत नहीं आता है, ये सब कुछ याद रहना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा कर पाइएगा। तो भाषा अर्जन में आप सीख लिए महत्वपूर्ण कारक, तो भाषा का व्याकरण। अब ये क्यों सही गया कि ये नोम चोम्स्की साहब बोले थे कि भाषा अर्जन है ना सार्वभौमिक व्याकरण होता है, इसलिए यहाँ पे भाषा का व्याकरण दिया है। ठीक है, तो चोम्स्की के अनुसार अर्जन और सार्वभौमिक व्याकरण दोनों साथ में ही है। ठीक है, आपका उत्तर एक पर जाए। अब बी वाले ऑप्शन पाठ्य पुस्तक नेगेटिव है, सी वाले ऑप्शन शिक्षक नेगेटिव है, लेकिन भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग, ये गुण का प्रयोग करना ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर सबसे मजेदार ए पर चला गया। तो ये क्लास खत्म होता है और इसका आप लोग गद्यांश कर लीजिए, आप लोग बनाइए खुद से।